जय मित्रों, एक बार फिर से हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। मोटापा नामक टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओबेसिटी। यह BPEd या शारीरिक शिक्षा BA या होम साइंस अध्ययन करने वाले समस्त छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे मोटापा है क्या, मोटापा के बारे में जानेंगे। तो मोटापा एक प्रकार का कुपोषण है जो प्रत्यक्ष रूप से बीमारी तो नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कई बीमारियों को जन्म देने वाला एक कारक बन जाता है। और इसी के चलते मधुमेह, हृदय रोग, किडनी से संबंधित, रक्तचाप से संबंधित तमाम प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। और मोटापा वह स्थिति है कि जब कोई बालक या व्यक्ति वसा से युक्त भोज्य पदार्थों का अधिक सेवन करता है और भोजन पचने के बाद जो शेष जब वसा का यूज अपने शारीरिक श्रम के माध्यम से नहीं कर पाता है, तो जो शेष वसा बचता है वह वसी ऊतकों में जाके एकत्रित हो जाता है और वही धीरे धीरे एक मोटापा का कारण बन जाता है। अगर हम इसे परिभाषित करना चाहेंगे तो कह सकते हैं, परिभाषित अगर हम करेंगे तो हम इसे कह सकते हैं कि वास्तव में मोटापा या अधिभारिता व्यक्ति की एक ऐसी स्थिति होती है जो वह दिन रात अपने भार को वहन करता रहता है और थोड़ा सा भी परिश्रम कर लेता है तो उसकी सांस फूलने लगती है। कहने का भाव यह है कि व्यक्ति मोटापा वह स्थिति है या अधिभारिता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति दिन रात अपने वजन को वहन करता रहता है, ढोता रहता है और थोड़ा सा अधिक परिश्रम करने पर या थोड़ा हार्ड वर्क करने पर उसकी सांस फूलने लगती है और यही मोटापा है। तो हम आगे कह सकते हैं कि मोटापा एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में व्यक्ति स्वस्थ न होकर के अस्वस्थ रहेगा, किसी भी कार्य को करने में हमेशा असमर्थ रहेगा और तमाम प्रकार की बाधाओं से ग्रसित रहेगा। अब हम देख लेंगे जो सिलेबस के अनुसार है कि मोटापा का वर्गीकरण। तो मोटापा का वर्गीकरण उसकी स्थिति के अनुसार किया गया है, जिसमें पहली स्थिति है हाइपरट्रोफिक ओबेसिटी। हाइपरट्रोफिक ओबेसिटी से तात्पर्य है कि जब जो शरीर में विद्यमान वसीय ऊतकों की जो संख्या होती है, संख्या नहीं बल्कि ऊतकों के आकार में जब वृद्धि हो जाती है, मतलब खान पान के चलते, वसा के चलते, जब शरीर में विद्यमान वसीय ऊतक के आकार में वृद्धि हो जाती है, तो वहाँ उस वृद्धि को हम लोग कहेंगे हाइपरट्रोफिक ओबेसिटी। मतलब आगे लिख देते हैं वसा ऊतक के आकार में वृद्धि। जब वसा ऊतक के आकार में वृद्धि हो जाती है तो वहाँ पर होता है हाइपरट्रोफिक ओबेसिटी। दूसरा है हाइपरप्लास्टिक ओबेसिटी। हाइपरप्लास्टिक ओबेसिटी वह स्थिति होती है जब शरीर में विद्यमान जो वसी ऊतक होते हैं, तो वसी ऊतक के संख्याओं में वृद्धि होती है। मान लीजिए कि अगर वसी ऊतक अगर 4 हैं, अगर 4 की जगह वो 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, जहाँ वसी ऊतक के संख्या में वृद्धि होती है तो वहाँ पे भी मोटापा का कारण बनता है। वह भी मोटापा
का एक प्रकार है जिसको हम कहते हैं हाइपरप्लास्टिक ओबेसिटी। और जहाँ वसा के आकार में वृद्धि होती है, वसा जो वसी ऊतक होते हैं उनके आकार में वृद्धि होती है। मान लीजिए कि अगर वसी ऊतक इतनी मोटी है और खान पान के चलते, अपने दिनचर्या के चलते या किसी कारणों से अगर यह इसके आकार में वृद्धि हो जाती है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह है हाइपरट्रोफिक ओबेसिटी, मतलब पहले प्रकार की का मोटापा। अगर इसके संख्याओं में वृद्धि होती है, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए वसी ऊतक है तो दूसरी वसी ऊतक यहाँ है, अगर इसके बाद अगर और आकार में वृद्धि निरंतर होती जा रही है, अगर एक और बढ़ गई तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हाइपरप्लास्टिक ओबेसिटी। इस तरह से कि जहाँ अगर आकार में वृद्धि हो जाती है, वसी ऊतक के आकार में वृद्धि हो जाती है, वहाँ पे हाइपरट्रोफिक ओबेसिटी, और जहाँ उसके संख्याओं में वृद्धि हो जाती है वहाँ कहेंगे हाइपरप्लास्टिक ओबेसिटी। इसके बाद आता है रेगुलेटरी ओबेसिटी। तीसरा है रेगुलेटरी ओबेसिटी। अब रेगुलेटरी ओबेसिटी क्या होती है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन को ग्रहण करने के बाद भोजन पर पूरा नियंत्रण होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नियंत्रण होता है, और किसी कारण से वह नियंत्रण जब हट जाता है, अर्थात भोजन लेते समय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण भोजन से हट जाता है, तो वहाँ पे भोजन अधिक ले लिया जाता है, और जब भोजन अधिक ले लिया जाता है उसमें वसा की मात्रा अधिक हो जाती है। जब वसा की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम मोटापा का कारण बन जाता है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग कहेंगे रेगुलेटरी ओबेसिटी, क्योंकि हम जब भोजन करते हैं तो भोजन करते समय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भोजन पर नियंत्रण करते हैं कि यहाँ पेट भर गया या पेट खाली है। अगर पेट भर गया भोजन वहीं पर करना बंद कर देते हैं, अगर पेट खाली रहता है तो भोजन करते हैं। अगर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण अगर भोजन करते समय अगर भोजन के ऊपर से हट जाता है तो वहाँ पर हम भोजन ज़्यादा कर जाते हैं और वहाँ पर मोटापा का कारण बन जाता है। अब दिमाग में आता है एक विचार कि आखिर में कैसे नियंत्रण हटेगा, तो तमाम ऐसे साधन हैं जिन साधनों को अपनाने से भोजन करते समय नियंत्रण हट जाता है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग उसको आजमाइएगा नहीं, प्रयास कीजिएगा कि जब लोग भांग या कोई नशा की गोली अगर ले लेते हैं तो उनका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है और खाना खाते रहते हैं लगातार खाते समय उन्हें यह नहीं पता चलता कि पेट भरा कि नहीं भरा, और लगातार वो अधिक 2 की जगह 3 की जगह 4 रोटी जरूर खा लेते हैं, थोड़ा चावल खा लेते हैं, मतलब भोजन में वृद्धि हो ही जाती है। तो इन कारणों से अगर भोजन में वृद्धि हो रही है या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण भोजन से हट जाता है तो भोजन अधिक ले लिया जाता है और मोटापा का कारण साबित हो जाता है। इस स्थिति को हम कहेंगे रेगुलेटरी ओबेसिटी। फिर इसके बाद होता है मेटाबॉलिक ओबेसिटी। मेटाबॉलिक ओबेसिटी। अब मेटाबॉलिक ओबेसिटी क्या है, मेटाबॉलिक मोटापा क्या है? अब यह वह स्थिति है जब वसा और कार्बोहाइड्रेट का सही तरीके से सही रीति से चयापचय क्रिया नहीं हो पा रही है। चयापचय मतलब हम कह सकते हैं कि पाचन क्रिया अगर सही तरीके से नहीं हो पा रही है, अनियंत्रित है, तो उस स्थिति में भी वसा जो होता है जाके वसी ऊतक में समाहित हो जाता है अनियंत्रित चयापचय क्रिया के कारण। और जब ऐसा होता है, जब वसा जाके वसी ऊतक में संचित होता है, एकत्रित होता है, तो वहाँ भी मोटापा का कारण बनता है, जिस कारण को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक ओबेसिटी। फिर इसके बाद एक है 5वां, इसका वर्गीकरण है साइकोलॉजिकल ओबेसिटी। साइकोलॉजिकल ओबेसिटी। साइकोलॉजिकल ओबेसिटी मतलब मनोवैज्ञानिक तरीके से। अब मनोवैज्ञानिक तरीके से तात्पर्य हुआ कि जब कोई व्यक्ति तनाव में, गुस्सा में, क्रोध में या किसी कारणवश मेंटली अगर डिस्टर्ब रहता है और उस समय भोजन करते समय अगर वह अनियंत्रित भोजन करता है, अधिक कर लेता है, कम कर लेता है, तैलीय पदार्थ कर लेता है, उसमें
और जब वो भोजन करने के बाद में हम यह कह सकते हैं कि जितना वह वसा तो भोजन के रूप में प्राप्त किया और उसका सही तरीके से सही दिशा में क्रियान्वयन अगर नहीं हुआ या ऊर्जा की खपत नहीं की गई, वसा की खपत नहीं की गई, तो वह खपत न होने के कारण वसा संचित होगा, एकत्रित होगा वसी ऊतक में, या वसी ऊतकों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी या वह जाके कहीं न कहीं स्टोर होगा। जब स्टोर होगा तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल ओबेसिटी है, मनोवैज्ञानिक मोटापा है। तो यह मोटापा का वर्गीकरण है 5 प्रकार। इन 5 के बारे में अध्ययन करना जरूरी है। यहाँ पे है पहले वाले में हाइपरट्रॉफिक ओबेसिटी में है कि वसा ऊतक के आकार में वृद्धि कर देता है। दूसरा है कि जब वसा की संख्याओं में वृद्धि हो जाती है या वसा ऊतक की संख्याओं में वृद्धि हो जाती है तो उसे कहेंगे हाइपरप्लास्टिक ओबेसिटी। रेगुलेटरी ओबेसिटी कहेंगे जब भोजन किसी कारणवश केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण के बाहर हो जाता है या अनियंत्रित हो जाता है, अधिक भोजन कर लेते हैं, तो उस स्थिति में जो मोटापा होता है उसे कहेंगे रेगुलेटरी ओबेसिटी। फिर मेटाबॉलिक है। मेटाबॉलिक से तात्पर्य है कि जब वसा और कार्बोहाइड्रेट का जब भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और उसका चयापचय सही तरीके से नहीं हो पाता है या सही रीति से नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे जो वसा संचित होता है, एकत्रित होता है, उस स्थिति को कहेंगे मेटाबॉलिक। और मनोवैज्ञानिक का जो भी आपको बताया है कि तनावग्रस्त, गुस्सा में, क्रोध में या किसी कारणवश व्यक्ति जब अधिक भोजन ग्रहण कर लेता है तो उस स्थिति में साइकोलॉजिकल ओबेसिटी उत्पन्न होती है। और यहाँ भी ये भी देखा गया है कि तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो भूख लगने के कारण या अनियंत्रित रूप से हमेशा भोजन ग्रहण करती रहती हैं, कम समय के अंतराल पर अधिक भोजन कर लेना, तो ये सब कारण इसी में आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे मोटापे के कारण। मोटापे के कारण लेकिन अच्छा देख लेते हैं मोटापे के कारण। तो मोटापे के कारण हम देख लेते हैं कि मोटापे के कई कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण नहीं है जिसके चलते मोटापा होता है। और जब व्यक्ति के आयु, लंबाई के हिसाब से वजन में वृद्धि हो जाती है तो मोटापा होता है, ये सामान्य सी बात है। अब देखेंगे मोटापे के कारण कौन सा है। अगर उसी में 10% अगर वृद्धि होती है तो हम लोग अधिभार कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि औसत से ज़्यादा है, सामान्य से ज़्यादा है। लेकिन अगर वह 20% अगर वृद्धि हो जाती है उसके लंबाई और वजन के अनुसार, कह सकते हैं कि वायु और लंबाई के अनुसार अगर उसके वजन में अगर 20% की वृद्धि हो जाती है तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि वहाँ मोटापा है। तब मोटापे के कारण है, हम समय अभाव कारण जल्दी से इसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो पहला है उम्र तथा लिंग। उम्र तथा लिंग। अच्छा, उम्र तथा लिंग क्या है? उम्र के अनुसार और लिंग के अनुसार सामान्यतः बालक और बालिका अगर दोनों होते हैं तो उन दोनों में उम्र और लिंग के अनुसार मोटापा में वृद्धि होती है, मोटापा होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जब बालक जैसे जैसे बढ़ता रहता है उसके मोटापे में वृद्धि होती है, उसको वजन में वृद्धि होती रहती है। लेकिन अगर बालिका वर्ग में देखा जाए तो वयस्क के बाद, किशोरावस्था के बाद युवावस्था में आते आते बालकों की अपेक्षा महिलाओं में जो है मोटापे की स्थिति बढ़ जाती है, तो उनका वजन बढ़ जाता है अपेक्षाकृत बालकों के। तो यहाँ पहला कारण है। दूसरा कारण है भूख पर नियंत्रण। भूख पर नियंत्रण, और भूख पर नियंत्रण के विषय में हम लोग समझ लेंगे कि हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो रक्त जो कुछ स्रावित करती रहती है, हमेशा स्रावित होती रहती है, और उनके स्राव पर चलते हुए उसमें न्यूक्लियाई के 2 पार्ट होते हैं, 2 जोड़े होते हैं, जिसमें एक होता है मीडियम न्यूक्लियाई, मीडियम न्यूक्लियाई
और एक होता है लेटरल न्यूक्लियाई। लेटरल न्यूक्लियाई। अगर मीडियम न्यूक्लियराई की अगर क्षति होती है तो यहाँ पे भूख में वृद्धि होती है, वृद्धि होगी। अब जैसे हम देख लेते थे, इसके पहले हम देख लिए हैं कि जो नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होती है उसी से संबंधित यहाँ बात हम करने जा रहे हैं कि भूख पर नियंत्रण। तो मीडियम हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होती है जो सिर में पाई जाती है, यहीं पे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर बादाम जैसी आकृति होती है। तो मीडियम, उसमें दो पार्ट होते हैं, मीडियम न्यूक्लियाई। अगर मीडियम न्यूक्लियाई की अगर क्षति हो जाती है तो वहाँ भूख में वृद्धि होती है। तो सामान्य व्यक्ति जो होता है अपने औसत भोजन से ज़्यादा भोजन करता है, या जितना भोजन करना चाहिए उससे ज़्यादा भोजन करता है। अब जब ज़्यादा भोजन करेगा तो निश्चय ही उसके भोजन के रूप में वो वसा ग्रहण करेगा, और वसा ग्रहण करेगा तो कहीं कहीं वह स्टोर होगा, स्टोर ग्रहण होगा तो वह मोटापे का कारण बनेगा। और होता है न्यूक्लियर न्यूक्लियाई। अगर लेटरल न्यूक्लियाई, अगर लेटरल न्यूक्लियाई की अगर क्षति होती है, अगर यहाँ पे कुछ से नुकसान अगर होता है तो यहाँ भूख में कमी होती है। तो भूख में जब कमी होगी तो भोजन कम करेगा, वैसे भी कुपोषण होगा। अगर अधिक भोजन करता है तो भी कुपोषण होगा। तो भूख पर नियंत्रण करने के लिए हाइपोथैलेमस के दो पार्ट हो गए, मीडियम न्यूक्लियाई और लेटरल न्यूक्लियाई। अगर मीडियम न्यूक्लियाई की अगर क्षति होती है तो वहाँ भूख में वृद्धि होगी। और किस कारण से क्षति होगी? क्योंकि नशा है, तमाम तरह के खाद्य पदार्थ हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव है, इन सब कारणों से अगर यहाँ मीडियम न्यूक्लियाई में अगर क्षति होती है तो भूख में वृद्धि होगी। अगर लेटरल न्यूक्लियाई में अगर क्षति होती है तो भूख में कमी होगी। तो दोनों तरह से यहाँ पे कुपोषण होगा। इसलिए हाइपोथैलेमस और मीडियम न्यूक्लियाई, लेटरल न्यूक्लियाई को सामान्य बनाए रखने के लिए हमेशा समान तरीके से सामान्य जीवन यापन करना जरूरी है, ताकि न अधिक वृद्धि हो न अधिक कमी हो, और कुपोषण की जगह सुपोषण मिलता है। अब दूसरा इसके बाद है रक्त शर्करा का कम होना। तीसरा है रक्त शर्करा का कम होना। अब रक्त शर्करा का कम होना हो गया रक्त में शर्करा की मात्रा का कम होना। जब रक्त में शर्करा की मात्रा कम होगी तो अमाशय में मरोड़ आएगा, भूख लगेगी, खाने की इच्छा बढ़ेगी, अधिक से अधिक खाना चाहेंगे। जब अधिक से अधिक खाना चाहेंगे, रक्त में शर्करा की मात्रा कम होगी। अगर हम ग्रहण करते हैं भोजन तो उसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है। और जब वसा की मात्रा क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हमें हमेशा भोजन की आवश्यकता होगी जब शर्करा की मात्रा रक्त में कम होगी। और जब हम भोजन करेंगे तो भले शर्करा की मात्रा भोजन के माध्यम से मिल जाती है, ग्लूकोज मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे हमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है। जितना हमें वसा को तोड़ना है, वसा को अपने श्रम में लगाना है, उतना नहीं लगा पाते और वह वसा स्टोर होकर मोटापा का कारण बन जाता है। फिर आगे हम देख लेंगे वंशानुक्रम। वंशानुक्रम समानता यह देखा जाता है कि जिस बालक के माता पिता, दादा दादी या नाना नानी अगर शुरू से अगर मोटापे के शिकार हैं तो उसके आने वाले जो वंशज हैं, जो लोग हैं, वे भी मोटापा के शिकार हो सकते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। फिर आगे पारिवारिक खान पान। अगला कारण है पारिवारिक खान पान। अब पारिवारिक खान पान से तात्पर्य कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिसमें खाने पीने की आदत बहुत होती है। जब खाने पीने की आदत बहुत होगी तो यह सामान्य सी बात है कि उस परिवार में होने वाले बच्चे के अंदर भी खाने पीने की आदत बनी रहेगी और वह भी वैसे ही खाने पीने में हमेशा आगे रहेगा। जब आगे रहेगा और काम करने में पीछे रहेगा तो वसा स्टोर होगा, वसा एकत्रित होगा। जब वसा एकत्रित होगा तो या तो वसा के वसीय ऊतक के आकार में वृद्धि होगी, या उसकी संख्या में वृद्धि होगी, या कह सकते हैं भोजन सही तरीके से अगर अधिक ग्रहण कर लेता है, चयापचय क्रिया में कहीं दिक्कतें आती हैं तो कहीं कहीं वसा उसका एकत्रित होगा और मोटापा का कारण बनेगा। और खाने पीने की आदत बनने से बहुत से लोग खाते हैं पीते इसलिए हैं कि हम खाते पीते घर के हैं, हम बहुत अच्छे घर के हैं, इस दिखावे में रह जाते हैं और दिखावे के साथ साथ वे एक तरह से बीमारी मोल लेते रहते हैं। इसलिए हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हमें भोजन की आवश्यकता होती है। आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। फिर आगे है भोजन के प्रकार।
भोजन के प्रकार। अब भोजन के प्रकार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं तैली भुनी वस्तुओं का उपयोग करते रहते हैं, भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, सलाद सब्जी आदि का प्रयोग कम करते हैं, स्वाद के चक्कर में पड़ के अपने आप को मोटापे के हवाले कर देते हैं। इसलिए भोजन के प्रकार में भी एक कारण है। फिर उसके बाद आगे है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण, और मनोवैज्ञानिक कारण में यही है कि तनावग्रस्त होना। तनावग्रस्त रहेंगे तो भोजन सही तरीके से पच नहीं पाएगा। तनावग्रस्त रहेंगे तो कभी अधिक भोजन करेंगे, कभी कम भोजन करेंगे, कभी क्या करेंगे दिन भर में 4 बार भोजन करेंगे, कभी 2 बार करेंगे, अनियंत्रित कर लेंगे भोजन। कहने का मतलब यह है कि भोजन उनका अनियंत्रित रहेगा और मनोवैज्ञानिक रूप से वह दबे रहेंगे, मनोवैज्ञानिक रूप से वह सदमे में रहेंगे। तमाम ऐसे सामाजिक कारण, आर्थिक कारण या कह सकते हैं परिवेशी कारण के चलते हुए हमेशा अपने आप में एक तरह से मोटापा को मोल लेते रहेंगे। अगर मोल नहीं लेंगे तो भी कहीं न कहीं उनको दिक्कत होती रहेगी और वे किसी भी कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे, न अपने ऊर्जा की खपत कर पाएंगे। और इन कारणों से जब उनके अंदर वसा एकत्रित होगा तो मोटापा उत्पन्न होगा। अब आगे है, एक है भोजन अंतराल। भोजन का अंतराल, वैद्य डॉक्टर आदियों का एक कहना है कि भोजन कम लेना चाहिए और कम अंतराल पे लेना चाहिए। अगर दिन में अगर 4 बार भोजन लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लें, कोई हानि नहीं है, क्योंकि अमाशय को और जितने भी पाचन क्रियाओं में सम्मिलित होने वाले अंग हैं, सभी अंगों को मौका मिलता रहेगा और सभी अंगों में सभी अंग सुचारू रूप से अपना कार्य करते रहेंगे और उसी के अनुसार वसा का खपत भी होता रहेगा। प्रायः देखा गया है कि जो दिन में 4 बार 5 बार भोजन लेते हैं लेकिन कम लेते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते हैं, और यह दूसरे व्यक्ति वह हैं जो 3 ही बार भोजन लेते हैं और बीच में अंतराल ज़्यादा छोड़ देते हैं, गैप कर देते हैं। तो अंतराल करने वाले व्यक्ति जो ज़्यादा गैप छोड़ देते हैं और अधिक भोजन करते हैं, उनके मोटापे में वृद्धि हो जाती है, उनके वजन में वृद्धि हो जाती है। तो भोजन का अंतराल भी कारण है। और सबसे लास्ट कह सकते हैं कारण है कम क्रियाशीलता। कम क्रियाशीलता हो सकता है, अगर न दिख पाए तो हम यहाँ लिख सकते हैं कम क्रियाशीलता। कम क्रियाशीलता से तात्पर्य है कि लोग काम करना नहीं चाहते और एक निश्चित अवस्था के बाद, या कह सकते हैं 35, 36, 37 वर्ष की अवस्था तक होते होते लोग काम करने में थोड़ा आलस्य करते हैं, या किसी पद पे काम करते हैं तो ऊंचे पद पे चले जाते हैं। तो जब ऊंचे पद पे जाते हैं तो काम उन्हें कम मिलता है, बैठने की व्यवस्था ज़्यादा हो जाती है, वो आराम तलब होते हैं, सुविधा तलब हो जाते हैं। इसलिए उनके शारीरिक जो क्रियाएँ हैं वो कम हो जाती हैं। जो शारीरिक क्रियाएँ कम होती हैं, खाने की आदत वैसे ही रहती है, तो उनके वसा का उपयोग नहीं हो पाता है, और जब उपयोग नहीं हो पाता है तो वसा कहीं न कहीं शरीर के अंदर फैट के रूप में एकत्रित होगा, और जब एकत्रित होगा तो मोटापे का कारण बनेगा। इसलिए कम क्रियाशीलता के चलते भी यह दिक्कतें आती रहती हैं। तो यह तमाम कारण हैं जिन कारणों से मोटापे का जन्म होता है, मोटापा उत्पन्न होता है। अब इसके बाद एक बात हम और कहना चाहेंगे कि कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि मोटापा आखिर देख के हम कैसे कहेंगे मोटा है कि नहीं मोटा है या सामान्य है। तो उसके लिए एक BMI, जिसको बॉडी मास इंडेक्स के नाम से जानते हैं, और उसी बॉडी मास इंडेक्स के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं कि कौन बालक या कौन व्यक्ति आवश्यकता से अधिक मोटा है या आवश्यकता से कम मोटा है। तो वह वैज्ञानिकों या हम कह सकते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी भाषा में एक शब्द आता है BMI, जो प्रायः हर जगह प्रयोग होता है। तो BMI, और इसको हम अगर लिखेंगे तो हो जाएगा बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स के माध्यम से पता हम लगा लेते हैं कि किस बालक में अधिक मोटापा है, किस व्यक्ति में अधिक मोटापा है। थोड़ा सा समय के लिए इसको भी हम समझ लेंगे। तो BMI निकाल करके हम कैसे ज्ञात करेंगे कि बालक मोटा है या पतला है या समान है, समान से ज़्यादा है। तो हम BMI का एक सूत्र होता है, BMI बराबर होता है वजन किलोग्राम में होगा, वजन होगा किलोग्राम में,
इसके बटे हम कर देते हैं लंबाई मीटर स्क्वायर। लंबाई को मीटर में लेंगे, इसका स्क्वायर होगा, वजन हम लेंगे किलोग्राम में, और BMI हम निकालेंगे। अगर यहाँ BMI हम किसी भी बालक का निकालते हैं BMI, तो मान लीजिए कि एक बालक का वजन है, BMI निकाल रहे हैं जिसका वजन है 60 kg और उसकी लंबाई है 165 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं 1 मीटर 65 सेंटीमीटर। तो ये मीटर स्क्वायर कर देते हैं, इसको बराबर जब हम हल करेंगे तो 60 बटे कर देंगे 1.65 गुणते 1.65। अगर हम जब गुना करते हैं तो इसका आएगा बराबर करके 60 और 1.65 का गुणा हम करेंगे 1.65 में, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है। अब गुणा करने के बाद में इसका उत्तर आएगा 2.7225 2.7225 ऐसे करके आएगा। अब हम भाग देते हैं 60 में, हम भाग देंगे 2.725 का, तो उत्तर हमारा आएगा लगभग 22.04 के आसपास, लगभग इसका उत्तर आएगा 22.04। तो यही है हमारा BMI। एक बार फिर से हम पुनः BMI हमारा हो गया 22.05। अब यह BMI क्या है? सामान्य है, सामान्य से ऊपर है, ज़्यादा है, अच्छा है, ठीक है। इसको जानने के लिए हम जान लेते हैं, यहीं पे हम दिखा देते हैं कि जिस बालक का या जिस व्यक्ति का BMI 18.5 से 24.9 तक आता है, यह होता है सामान्य, जितना होना चाहिए किसी भी अवस्था का, चाहे बालक हो या बालिका हो। अगर इस सूत्र के अनुसार हम निकाल लेते हैं और उसका BMI अगर आ रहा, बॉडी मास इंडेक्स अगर आ रहा 18.5 से 24.9 तक, तो हम कहेंगे यह गुड है, अच्छा है। उसके लिए इससे कम है तो हम कह देंगे कि उसे बढ़ाने की जरूरत है। 18.5 से कम है, अगर इससे कम हुआ तो यह हम समझ लेंगे कि उसे अपने BMI को बढ़ाना होगा। अगर 25 से 29.9 तक है तो हम यह कह सकते हैं कि यह एवरेज से ज़्यादा है, सामान्य से ज़्यादा है। अगर यहीं पे फिर अगर 30 से 34.9 है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यह क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 1 इसको कहेंगे, मतलब मोटापा क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 1 हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर 35 से 39.9 अगर है तो हम कहेंगे ओबेसिटी क्लास 2, मतलब यहाँ से मोटापा स्टार्ट हो गया है। यहाँ क्लास 1 क्लास 2 यहाँ औसत से ज़्यादा हो गया। फिर अगर यहीं पे अगर हो जाता है अगर 40 से ऊपर अगर हो गया, 40 से ऊपर, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ओबेसिटी क्लास 3, या इसको सुधारने की बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर आते आते व्यक्ति तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित रहता है, लेकिन जब भी अगर बॉडी मास इंडेक्स अगर 25 से ऊपर जाता है तो यहाँ हमें सुधारने के लिए अपनी क्रियाविधि में, अपने खान पान में, अपने एक्सरसाइज आदि में या अपने डॉक्टर के पास सलाह लेने की ज़रूरत हो जाती है। अगर इससे कम भी होती है 18.5 से, तो भी हमें अपने BMI को बढ़ाने की जरूरत होती है। तो इसी BMI के माध्यम से हम मोटापे को जान सकते हैं कि कौन मोटापा कितना है और कैसे है, उसको कम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, सब हम डॉक्टर से या एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसलिए हमारा अगर यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।